जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विज कंसेप्ट में। हमने इतिहास को पढ़ने के लिए एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम छठी से लेकर के इंटर तक की NCERT को पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं हमारे पीछे लिखा है हमारे अतीत। हमारे अतीत नाम से NCERT की बुक्स का भी नाम है और हमारी इस सीरीज का भी नाम है। अतीत से हम क्या समझते हैं? अतीत क्या है? अतीत है हमारा पास्ट, हमारा भूतकाल, हमारा माजी और हमारा इतिहास। इतिहास को हमेशा से एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में हमें बताया गया है या फिर हमने खुद ही मान लिया है कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें ढेर सारी तिथियों का, घटनाओं का और कई राजाओं, रानियों, युद्धों का विवरण है। इसीलिए हमें ये बहुत ही उबाऊ लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई इतिहास ऐसा ही है या फिर हमारे नजरिए में कोई दोष है? अगर नजर खराब हो तो चश्मा लगा लें या लेंस लगा लें, इलाज करवा लें। लेकिन अगर नजरिया ही खराब हो तो उसके लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने की बहुत जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमारी इस किताब में पढ़ने के साथ साथ ये भी एक तरीके का अ, रुचि रहेगी कि आप इतिहास को एक नए नज़रिए से देखें और समझें कि ये हमारी ही कहानी है, किसी और की नहीं। मानव सभ्यता की कहानी है, उसके विकास की कहानी है, हमारे पूर्वजों की कहानी है। पूर्वज कौन? क्या हमारे घर के, हमारी माता, हमारे पिता के तरफ के रिश्तेदार या पुराने लोग ही हमारे पूर्वज हैं? अगर सिर्फ वही हमारे पूर्वज हैं तो फिर महात्मा गांधी कौन है? अंबेडकर कौन है? कौन है भगत सिंह? कौन है सम्राट अकबर? बाबर कौन है? कौन है अशोक महान? हर्षवर्धन कौन है? चाणक्य कौन है? चंद्रगुप्त कौन है? ये भी तो हमारे ही पूर्वज हैं। इन्होंने हमें एक ऐसा देश बना कर दिया जिसमें हम आज बड़ी ही सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ रहते हैं। जो चाहे हमारा जीवन उन्होंने कितना आसान बना दिया। अगर हमारे पूर्वज सिर्फ हमारे घर के ही सदस्य हैं जिन्हें हम, जैसा कि हम मानते आए हैं, तो फिर गुफाओं में सदियों पहले जिन्होंने बड़ी मेहनत से आग की खोज की, वो हमारे कौन हैं? क्या हमारे आज की सहूलियत भरी जिंदगी में उनका कोई योगदान नहीं है? जिन्होंने घूम घूम कर, जंगलों में घूम घूम कर लगातार पेड़ पौधों को देखा, उनके पकने का समय, उनसे कब कौन सा फल निकलता है, कौन से खाने के योग्य हैं, कौन से खाने के योग्य नहीं है, ये सारा योगदान उन्हीं का तो है। तभी तो आज हम, हमारा पूरा जीवन सिर्फ हमारी उंगलियों पर केंद्रित हो गया है, जो कि आवश्यकता के अनुसार मोबाइल पर चल जाती हैं। अगर कहीं जाना हो तो ओला कर ले, उबेर कर ले, कुछ खाना हो तो जोमेटो कर ले, स्विगी कर ले, कुछ मंगाना हो तो अमेजन कर ले, फ्लिपकार्ट कर ले, और रहने के लिए कहीं घर ढूंढना हो तो उसके लिए तमाम वेबसाइट है। बस हमें उंगलियां ही तो चलानी है। लेकिन क्या आपको पता है कि सदियों पहले मानव सभ्यता में जीवन को सुरक्षित रखना और भोजन को संग्रह करना ही एकमात्र लक्ष्य रहा करता था? उस वक्त भी तो धरती अपने अक्ष पर घूमा करती थी जैसे कि आज है। दिन रात उनके लिए भी उतने ही हुआ करते थे, 24 घंटे उन्हें भी मिलते थे, लेकिन उनका उसमें से बहुत सारा समय अपने भोजन की तलाश में निकल जाता था। वो भी तो हमारे पूर्वज हैं। वो आखेटक, पशुपालक, वो संग्राहक और वो जगह जगह घूमने वाले छोटे छोटे व्यापारी, वो किसान जिन्होंने सदियों पहले गेहूं की खोज की, चावल को उगाया, वो भी तो हमारे पूर्वज हैं। बस मेरी एक यही कोशिश है कि अपने इस सीरीज के माध्यम से आपके नज़रियों को थोड़ा बदल सकूं
और इतिहास के प्रति हमारी जो एक भावना बन गई है उसे भी हम बदल सकें। इतिहास हमारे गुरु के समान है। वो हमें ये बताता है कि अगर किसी ने इतिहास में कोई गलती की है तो उसकी सजा या उसका परिणाम जो पहले हुआ करता था वही आज भी है। अंतर तो कुछ भी नहीं है। बस इंसान के चेहरे बदलते हैं, घटनाएं बदलती हैं, नाम बदलते हैं, परिणाम वही रहता है। परिस्थितियां अगर एक जैसी मिल जाए तो चलिए हम चलते हैं, अपने इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो कल भी आ चुका था आज, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसे हमें डिलीट करना पड़ा, तो हम इसे फिर से शूट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। 30 क्लास की एनसीईआरटी है हमारे अतीत, जिसका नाम है, उसके पहले अध्याय की तरफ, और देखते हैं क्या कहा है इस किताब ने। इस किताब को आप बुक समझकर मत पढ़िए, आप ये समझिए कि बस उसका हाथ पकड़िए और वो आपको जो कहानियां सुनाए आप सुनते चलिए। इससे क्या होगा, एग्जाम में तो आप पास हो ही जाएंगे, चाहे तो आप रट के करें या कैसे भी करें। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि हमें जो जो कहानी हमारी है, मानव सभ्यता की है, उसे हमें रटने की क्या जरूरत है। क्या हमने अपने माँ बाप से जो कहानियां सुनी हैं उसे उन्होंने रटकर सुनाया है? नहीं, उन्होंने अपनी स्मृति के हिसाब से हमें सुनाया, और हम उसको आगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी कहानी जाने, अपने पूर्वजों की कहानी जाने। कोई जरूरी नहीं है कि कोई घटना अगर भारत में घटी हो तो ही वो मानी जाएगी। एक समय पूरे विश्व में मानव संग्राहक था, आखेटक था, पूरे विश्व में वो ऐसे ही भ्रमण करता था। कहने के लिए आज ग्लोबलाइजेशन का दौर हमें दिखाई देता है, लेकिन ये समय हमेशा से रहा है। बस बात यह है कि अब हमें पता चलता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। पहले हमें पता नहीं चलता था, लेकिन एक समय पर हर विश्व के हर देश में एक ही जैसी स्थितियां लगभग समान रही हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले अध्याय की तरफ, जिसका नाम है क्या, क्यों, कब और कैसे। हमारे अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये देखने में आपको लग रहा होगा कि ये किसी अध्याय का नाम है, लेकिन ये तो एक तरीके का सवाल है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे, कौन कौन सी घटनाएं। हम सिर्फ चीजों को याद कर लेते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि उसके पीछे के कारण क्या थे। यही सोच ये एनसीईआरटी की किताबें हमारे हमारे दिमाग को बदलने का लगातार प्रयास कर रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि इतिहास के बारे में, यानी कि अपने अतीत, किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके दिमाग में अतीत बना रहना चाहिए। हम जो भी बात कर रहे हैं अपने इतिहास के बारे में ही कर रहे हैं। तो पहले क्या है, कैसे पता लगाएं। अगर हमें ये पता करना हो कि कल क्या हुआ था, तो हम क्या करेंगे? न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, मैगजीन पढ़ लें, रेडियो सुन लें, टेलीविजन देख लें, और किसी से बातचीत कर लें। और अगर हमें ये पता लगाना हो कि साल 2 साल पहले क्या हुआ था, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर लें जिसे उसकी स्मृति के अनुसार चीजें याद रहें। लेकिन लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, ये जानने के लिए तो हमें इतिहास की शरण में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही हमें बता सकता है कि पहले क्या हुआ था। इतिहासकार लगातार चीजों की खोज करके हमें बताते हैं। पुरातत्वविद, जो कि पुराने समय की वस्तुओं के माध्यम से
खुदाई के माध्यम से, वहाँ से पाए जाने वाले सिक्के, मोहरें, हड्डियाँ, इन सबको के ऊपर वो रिसर्च करते हैं और हमारे सामने हमारे अतीत को लगातार रखते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता, जो कि ईंटों से पता चली थी वहाँ के। तो चलते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे चीज़ों को? इतिहास के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, लगातार रिसर्च के माध्यम से कि कल क्या हुआ था। इसके बाद हम क्या जानते हैं, हम क्या जान सकते हैं? इसका मतलब है कि हमें अतीत के बारे में क्या जानना है। मतलब कि जो पहले के हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे, वो क्या काम करते थे, वो क्या खाते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो कैसे घरों में रहते थे, वो क्या पहनते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, वो व्यापार करते थे या शासक थे। ये सब जानने के लिए हमें इतिहास पढ़ना पड़ता है। बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, वहाँ के मनोरंजन के साधन क्या थे, वो भोजन में क्या पकाते थे, ये सब चीज़ें हम इतिहास के माध्यम से जानते हैं। ये तो सच बात है कि हमें राजा महाराजा के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, लेकिन सामान्य जनता भी है जिसका अपना एक इतिहास होता है। और इतिहास हमेशा दो अलग अलग समानांतर रूप से लिखे जाते हैं। एक सामान्य जनता का, जिसमें कि हम लोग भी आ जाते हैं, आने वाले 100 सालों के अंदर हमारा भी इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन एक दूसरा इतिहास होता है प्रशासक वर्ग का, शासन का, प्रशासन का, जिनके निर्णयों से लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन होते हैं, उनका अलग इतिहास होता है। तो इतिहास पढ़ने के कई नजरिए हैं, जिसमें से आपने देखा कि हम इतिहास के को पढ़कर पुराने समय के लोगों में बारे में हम क्या जान सकते हैं। सदियों पहले जिसने लगातार आखेट किया, उसके बारे में जानना, वो कौन से पशुओं के पीछे ज्यादा भागा करते थे, कैसे उन्होंने पशुपालन किया, ये जानने के लिए, कैसे की आग की खोज, ये जानने के लिए, कैसे पहिए का आविष्कार किया, ये जानने के लिए लगातार इतिहास को पढ़ना चाहिए और उस पर अपनी नजर रखनी चाहिए। इसके बाद हमसे ये अध्याय क्या कहता है? आपने देखा कि हमें कैसे पता लगाना है, हम क्या जान सकते हैं, और लोग कहाँ रहते थे। जैसे कि आज हम बड़े बड़े नगरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, छोटे नगरों में रहते हैं, वैसे ही इतिहास के समय लोगों को रहने के लिए कौन सी ऐसी जगह थी जो उन्हें अपने हिसाब से बहुत उपयोगी लगती थी। तो चलिए, इसके लिए हमने आपकी ही इसी अध्याय के एक मानचित्र को रखा है, जिसको आप देखिए। ये देखिए, देख रहे हैं आप, इसमें सबसे पहले किरधर और सुलेमान की पहाड़ियां। आज ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को, प्राकृतिक सीमा को बनाते हैं। पहले यहीं पर सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन किया गया था। अब आप खुद सोचिए, आज हमारे घरों में बड़ी आसानी से गेहूं जौ बोया जाता है। उसके लिए कोई सोचता भी नहीं है कि इसे कैसी जलवायु चाहिए, कितना पानी चाहिए, इसके लिए खाद कैसी होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आज हमारे पास बड़ी आसानी से है। हम इसे खेतों में बो देते हैं और फसल काट लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक समय व्यक्ति को ये
उसका एक जीवन निकल गया होगा ये जानने में कि गेहूँ खाने के लायक भी है कि नहीं, उसे कहाँ बोना चाहिए। जब मानव आखेटक से एक शिकारी से किसान बना, उस समय की जो प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी थी। पहले व्यक्ति कबीलों में रहा करता था, छोटे-छोटे झुंड बनाकर रहता था, शिकार करने जाता था और हमेशा इस भय के साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद किसी का भोजन बन जाऊं। प्रकृति के सामने और अपने से बड़े और ताकतवर जानवरों के सामने उनके साथ रहने में कितना भय का वातावरण रहा होगा। ऊपर से हम उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि वर्षा क्यों होती है। आज तो हमें पता है वर्षा क्यों होती है। उन्हें नहीं पता था वर्षा क्यों होती है, कब होती है, बाढ़ क्यों आती है, भूकंप क्यों आता है, ये सारी प्राकृतिक घटनाएं क्यों हो रही हैं। उन्हें इसका भी सवाल इन सवालों के भी जवाब ढूंढने पड़ते थे। बार बार पलायन करना पड़ता था, कोई रहने की के लिए एक घर नहीं था। अब आप सोचिए कि अगर हमें किसानों को खेती करनी है तो उन्हें उस पूरी फसल के दौरान वहीं पर रहना होगा। अगर वो वहां नहीं रहेंगे तो वो अपने खेतों पर ध्यान नहीं दे सकते। तो इसके लिए पहले व्यक्ति को एक शिकारी से, एक संग्राहक से जो कि चलते फिरते जंगलों में फल फूल इकट्ठा कर लेते थे, उससे अपना काम चलाते थे। और चलते फिरते कोई अनाज वगैरह हो गया तो उसको लिया, खाया और आगे चले। लेकिन जब उन्होंने रहना सीखा, सबसे बड़ा विकास कैस कब हुआ व्यक्ति का? मानव का सबसे बड़ा विकास तो तब हुआ जब उसने भाषा सीखी, उसने बोलना सीखा शब्दों के माध्यम से। जैसे कि हम यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी और आपके बीच में जो माध्यम है भाषा, वो लगभग ऐसी है, एक जैसी है। और आपको ये लगातार समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं। पर उस समय शुरू में भाषा का ज्ञान नहीं होता था, तो व्यक्ति के लिए बड़ी मुश्किल पड़ती थी कि वो अपनी भावनाओं को सामने वाले व्यक्ति को बता सके कि हम खतरे में हैं कि नहीं हैं। जब उसे भाषा का ज्ञान हुआ तो उसने अपने जो झुंड था उसको ताकतवर बनाया। दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार कब किया? आग की खोज करके। उससे क्या हुआ? सबसे पहले तो उसके जीवन का अंधेरा मिटा होगा। कहते हैं कि पत्थरों को घिस कर वो अपने हथियार बनाया करते थे। उसी घिसने की प्रक्रिया में आग की खोज हो गई होगी। अब इस आग ने उन्हें सबसे पहले तो अंधेरे से दूर रखा, जंगली जानवरों के खतरे से दूर रखा। वो एक जगह झुंड में आग के किनारे बैठ जाया करते थे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। फिर भोजन को पकाना सीखा। इसके पहले व्यक्ति, वो मानव कच्चे मांस का ही सेवन किया करते थे। लेकिन जब आग आई उनकी जिंदगी में तो भोजन के नए नए बनाने के तरीके भी सामने आए होंगे। जैसे कि आज अगर हम किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं या किसी ढाबे में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हम देखते हैं मेन्यू में कम से कम 150-200 रेसिपीज रहती हैं। इतना सारा भोजन तरह तरह का। वो सारा विकास किसने किया? वही जिनकी मैं बात कर रही हूँ, हमारे पूर्वज। उन्होंने ही हमें आज ये इतनी बड़ी देन दी है। इसके बाद तीसरा चमत्कार क्या हुआ? जब व्यक्ति ने पहिए का आविष्कार किया। इसके पहले उनकी यात्राएं चलती रहती थी। लगातार एक जगह से दूसरे जगह जाने में उन्हें महीनों बीत जाते थे। लेकिन पहिए के आविष्कार से क्या हुआ? उनकी उनके यात्रा में गति आई। हम लगातार आज, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कहीं पर भी जल्दी जाने की, मतलब दुनिया को छोटा करने की। अब आप ये बताइए, क्या पृथ्वी का जो अ, आयतन है, क्या वो छोटा हो गया है? जो ऐसा कहा जाता है कि अब धरती एक गांव की तरह हो गई है पूरे वैश्विक स्तर पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात क्या है कि हम हर जगह अब बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं। हमने अगर आज सोचा कि हमें अमेरिका जाना है या हमने सोचा कि हमें अपने ही देश के किसी कोने में जाना है, बस पलक झपकते ही हम वहां पहुंच गए। एक फ्लाइट पकड़ी, पहुंच गए।
लेकिन उस समय लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी हर चीज़ के लिए। आज हमें तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कम से कम भोजन, कपड़ा और रहना इसके लिए तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। हमें पता है कि हमें क्या खाना है, हमें पता है हमें क्या पहनना है, हमें मालूम है कि हमें क्या चीज़ कहाँ से लानी है। लेकिन उस वक़्त हर चीज़ एक कौतूहल का विषय हुआ करती थी। नई चीज़ को लगातार एक्सेप्ट करना उनके लिए भी बहुत उतना ही कठिन था जितना कि आज हमारे लिए। हम आज 21वीं सदी में भी खड़े होकर के अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते। कभी-कभी तो कुछ विचार ऐसे होते हैं जिसके साथ हम अपने को अपना तालमेल बैठा ही नहीं पाते। उस वक़्त नई-नई तरीकों को अपनाना, जीवन को आसान बनाने की कोशिश लगातार हमारे पूर्वज करते रहे। और उसके बाद चौथा सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब व्यक्ति ने एक जगह टिक कर रहना सीखा। जिसमें मैंने बताया वो एक जगह रहने लगे, उन्होंने खेती करना सीखा। ज यही वो जगह है जहाँ पर गेहूँ और जौ को सबसे पहले पैदा किया गया, जो कि आज भी हमारे भोजन का बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़ी जनसंख्या वैश्विक स्तर पर इन इस भोजन पर डिपेंड करती है पूरी तरीके से। इसका योगदान किसे जाता है? जिसने इसकी खोज की, जिसने इसे हमें ये बताया कि ये खाने के योग्य है। फिर यहाँ पर और क्या एक सबसे अच्छी घटना घटी? पशुपालन। मैंने बताया पहले मानव जंगलों में रहता था, उसके आसपास बड़े जानवर रहा करते थे, लेकिन कौन से जानवर पालने के लायक हैं और कौन से जानवर पालने के लायक नहीं हैं, इसका पता किसने लगाया? आज तो आप देखते होंगे लगभग हर घरों में कुत्ते को पालना एक तरीके से सोशल स्टेटस हो गया है कि जितना बड़ा परिवार, अगर परिवार में सारे सदस्य हैं तो उसमें एक ना एक जानवर भी रहता है। गाँव में आपने देखा होगा कि लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं। लगातार कृषि का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पशुपालन का भी है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है। लेकिन कौन से पशु पालने के लायक हैं और कौन से नहीं, इसका पता किसने लगाया? जिसको हम भूल चुके हैं, जिसे हम अपना पूर्वज नहीं मानते, उन्होंने। उन्होंने हमें बताया कि गाय को पालने से हमें भोजन की प्राप्ति होगी और कुत्ते को पालने से हमें सुरक्षा मिलेगी। घोड़े को पालने से हमारे दैनिक जीवन में सहायता मिलेगी, माल ढुलाई का काम करेगा और हमारे आवागमन के लिए भी सहूलियत होगी। और यही घोड़े जिनको उन्होंने पाल करके अपने योग्य बनाया, उन्होंने बड़े-बड़े युद्धों में उनका साथ दिया। हाथी को पाला, जिसने मगध साम्राज्य के उत्थान में एक बड़ी भूमिका निभाई। ये सारे जानवर भी हमारे इतिहास के लिए उतने भी ज़्यादा, मैं कहूँगी उन्होंने भी उतना ही बड़ा योगदान दिया है जितना कि किसी मनुष्य ने। कोई भी युद्ध पहले के समय में बिना घोड़े के जीतना बड़ा मुश्किल था। इतनी तेजी से जाना, आज तो हमारे पास बहुत साधन है, लेकिन अपने आप को थोड़ा पीछे ले जाकर सोचिए। क्या दिया हमें हमारे पूर्वजों ने? पशुपालन और गेहूं और जौ की खेती करके दी। कहाँ पर? किरधर और सुलेमान की पहाड़ियों के पास। दूसरा ठिकाना नर्मदा नदी के तट पर। नदी के तट पर भी गांव में हमारे पूर्वज रहा करते थे। हम अक्सर नदियों के किनारे ही रहते आए हैं शुरू से, आज से नहीं। आज भी आपने देखा होगा कि जितनी भी नदियां हैं उनके किनारे की जो बसावट है वो और जगह से ज्यादा घनी है, वहां का घनत्व तो अधिक है। तो ये सिर्फ आज की देन नहीं है, हमेशा से ऐसा होता आया है। उस समय जब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था तो बहुत मात्रा में वो कितना भी ताकत लगा लें वो जंगल को साफ नहीं कर सकते थे। और आप देख रहे हैं कि ये गंगा के, यमुना के क्षेत्र, नर्मदा के क्षेत्र, सिंधु नदी के क्षेत्र, ये भारी वर्षा के क्षेत्र रहे हैं, घने जंगल। और गंगा नदी के दोआब के पास तो घने डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। इनको साफ करना इतना आसान नहीं था, तो लोग नदियों के किनारे घर बनाकर रहने लगे। वहां से जब बाढ़ आती तो वो पलायन कर जाते। उससे उन्हें ये भी होता था कि एक प्राकृतिक जल स्रोत के पास रहने से जीवन में थोड़ी आसानी हो जाती थी और एक सुरक्षा भी रहती थी
और फिर आगे चलकर यही नदियां व्यापार का भी काम करने लगी। अगला ठिकाना इनका कौन सा था? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। सिंधु नदी में सबसे बड़ा उदाहरण है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हड़प्पा नगर की जो हमारी सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे ही बसी। और जितनी भी सभ्यताएं हैं वैश्विक स्तर पर, सब नदियों के किनारे ही पहले उनका जन्म हुआ। जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब एक समानांतर रूप से एक समय में चलती आई हैं। तो सिंधु नदी के किनारे सबसे पहला शहरीकरण हुआ। हम बहुत ही ज्यादा विकसित रूप में नगरों में वहां रहते थे। इसके बाद गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में रहने के लिए मिला। यहीं पर 16 महाजनपद बने। यहीं पर मगध साम्राज्य बना, सोन नदी के तट पर, सोन और गंगा के, जैसा कि आपके इस अध्याय में लिखा भी हुआ है। यहाँ सबसे बड़ा साम्राज्य, पहला साम्राज्य मगध का साम्राज्य की स्थापना हुई। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर इसको ताकतवर बनाया, जिसे सम्राट अशोक ने एक प्रतिष्ठित रूप में पूरी दुनिया में स्थापित किया। और हमें पता चला कि भारत में भी एक ऐसा साम्राज्य, केंद्रीय सत्ता बन सकती है। फिर आगे कौन सा स्थान था? गारो की पहाड़ियां और विंध्य की पहाड़ियां। यहाँ सबसे पहले धान की खेती हुई, चावल, जो कि आज भी भारत के जितने भी समुद्र तटीय राज्य हैं उनका प्रमुख भोजन है, पूर्वोत्तर का प्रमुख भोजन है। बिना चावल के भोजन पूरा नहीं होता है। ये किसने हमें खोज कर दिया? ये सारी खोजें उन्हें, हमारे पूर्वजों को ही इसका पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने इसका आविष्कार किया, हमारे भोजन की थाली को मजबूत किया और लगातार उन्होंने खोज करके ऐसे ही भोजन को हमें वो देते गए, जिसका आज हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे तार आज भी हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जब गेहूं की रोटी खाएं और चावल खाएं तो उन पूर्वजों का धन्यवाद करना मत भूलिएगा। फिर अब बताइए, आपको मैंने सारे उनके ठिकाने बता दिए। अब आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे? सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों के पास। नर्मदा नदी, सिंधु नदी, फिर आगे गंगा और उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां, फिर गारो खासी, गारो की पहाड़ियां, अब जब भी आप ये अध्याय पढ़ें तो इसके लिए क्या करना है आपको? ये जो भी मैंने बताया इसी फ्रेम में, और ये आप देख रहे हैं ये आपके अध्याय की हेडिंग्स भी हैं, बस इसको बनाइए और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको आप यहीं पर नोट कर लीजिए। एक पेज में आपका नोट्स भी बन जाए। गारो की पहाड़ियां। अब हम आगे चलते हैं। अब आप ये जान लीजिए थोड़ा यहीं पर, उनके रहने के ठिकाने के बाद आप ये समझिए, इसमें एक बात और बताई गई है कि जो पहले के लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं किया करते थे। यात्रा करना
उनके लिए क्या मायने रखता था, आप यहाँ पर देख लीजिए। इसी में आप आगे लिख लीजिए, यात्रा यात्राएं क्यों करते थे, किस किस रूप में करते थे? सैनिक के रूप में, लगातार अपनी भूमि के विस्तार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधिकार में लाने के लिए सैनिकों का लगातार आक्रमण होता रहता था। इसके लिए वो यात्राएं किया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो वो नई नई चीज, नई नई दुनिया से मिलते थे, नए लोगों से मिलते थे और नए नए जगहों को वो देखते थे। दूसरा क्या कारण था यात्रा करने का? व्यापार। पहले के समय व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। अपने जो उनके पास जो वस्तुएं होती थी उसको तो वो लेकर जाते ही थे, उसके साथ साथ वो अपनी संस्कृति, अपनी अपने खान पान, ये सारी आदतें भी अपने साथ साथ लेकर जाते थे। और वहां जहां जाते थे वहां की वस्तुएं ले आकर अपने देश में बेचा करते थे। और व्यापारियों को तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इतिहास में एक बहुत बड़े, मतलब एक क्रूर तरीके से व्यापारियों ने ब्रिटिश कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हम पर शासन किया। मतलब कि व्यापारी शासक बन गए। वो व्यापारी के रूप में आए थे और हमारे राजा बन के बैठ गए। फिर उनकी यात्रा करने का दूसरा कारण क्या है? उनका दूसरा कारण हुआ करता था धर्म। धर्म ये भी यात्रा से ही फैलता था। जैसे कि धर्म में क्या है कि आपने देखा होगा ईसाई धर्म, इसका विस्तार कैसे हुआ? यात्रा करने से। इस्लाम का भी जो फैलाव मध्य एशिया में हुआ वो भी यात्रा करने से हुआ। बौद्ध धर्म भी यात्रा करने से ही फैला। मतलब बुद्ध को जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने भी लगातार अपने समय में गंगा यमुना के क्षेत्र में यात्राएं की, अपने शिक्षा का विस्तार किया, लोगों को बताया, नए धर्मों के बारे में एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो उनकी बातें थी वो ऐसे ही पहुंचती थी। और यात्रा करने से और क्या होता था और उनकी क्या मंशा थी, आप ये भी देखिए। खोज, नई खोज। व्यापारी, आपने देखा, आपने देखा धर्म, सैनिक, और अब एक और सी बात है, शौकियाना तौर पर यात्रा करना, घुमक्कड़ी जिसका स्वभाव हो या फिर वो एडवेंचरस रूप का हो, मतलब कि उसे खतरे खतरे लेने में मजा आता हो। जैसे कि वो समुद्र की तूफान से ना डरता हो, पर्वत की ऊंचाई से ना डरता हो, ऐसे लोग जो कि नए स्थानों की खोज किया करते थे। जिसका सबसे पहला अच्छा उदाहरण तो ये है कि अगर इस मंशा के लोग अगर बाहर ना निकलते तो अमेरिका नहीं होता, भारत की नई खोज नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया की खोज नहीं होती, कोलंबस, इनके बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने अमेरिका की खोज की, वास्को डिगामा जिन्होंने भारत की खोज की। ये उनका यही यात्री यानी कि घुमक्कड़ी स्वभाव और इसके साथ साथ उनके राज्य ने उन्हें नए स्थान खोजने में मदद की व्यापार के लिए। भले ही उनके खोज की मंशा ऐसी रही हो कि हम नई जगह को खोजें, उसे कब्जा करें, वहां रहें, वहां व्यापार करें, लेकिन फिर भी ये सब यात्रा करने से ही संभव रहा। पहले लोग पैदल यात्राएं करके पर्वत पार कर लेते थे, रेगिस्तानों में यात्रा करते थे। आपने देखा चीनी यात्री फायान, वेनसांग, ये सारे यात्री ही तो थे जिनके द्वारा लिखी हुई किताबों को हम आज भी इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। वो जगह जगह जाते अपने अपनी यात्राओं के दौरान वहाँ की
संस्कृति, सभ्यता के बारे में लिखते और आज उन्हीं की लिखी हुई चीज़ें हमारे लिए इतिहास का काम करती हैं। इसके अलावा आपने देखा कि वो विभिन्न तरीकों से यात्राएँ करते थे, लेकिन इसके साथ-साथ क्या सिर्फ़ वस्तुएँ चलती थी? नहीं, उनके विचार, उनका रहन-सहन, उनका खान-पान, ये सारी चीज़ें, उनकी आदतें और साथ-साथ आश्चर्य होगा, बीमारियाँ भी यात्रा करती थी। वो जिस स्थान से आते और जिस दूसरे स्थान पर जाते, वहाँ के अगर वातावरण में अंतर होता, तो नई-नई बीमारियाँ भी यात्राएँ करती थी। एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाती थी और इन सारी ही एक जैसी संस्कृति की वजह से अलग-अलग संस्कृतियाँ जो आने-जाने वाने वाले लोगों से बनती रही, उसी से तो हमारा भारत बना। हमारे भारत में विविधतापूर्ण की संस्कृति आई। जैसे कि आपने देखा होगा हम पहले हमारे जो महिलाएँ थी वो सूट वगैरह सलवार सूट नहीं पहनती थी। ये सब जब इस्लाम आया भारत में, मुगल आए, उनके साथ-साथ उनका पहनावा भी आया, उनका भोजन भी आया। सेवइयाँ वही लेकर आए। जब पुर्तगाली आए, तो अपने साथ-साथ आलू लेकर आए। ये सब तरह-तरह का भोजन वो अपने साथ लेकर आते थे और यहाँ पर उनका विकास करते थे। मुगल काल में बाबर ने सबसे पहले इसके पहले भी चीज़ें लगाई जाती होंगी, लेकिन उनको शौक था इस चीज़ का कि फलों के बागान लगाए जाएँ, उद्यान लगाए जाएँ, जिससे उन्होंने कश्मीर में और बहुत से स्थान पर फलों के बाग-बगीचे लगाए। अंग्रेज़ों ने लगातार यात्राएँ की और एक समय में लगभग आधे से ज़्यादा दुनिया पर उनका कब्ज़ा था, उनके उपनिवेश बने हुए थे। इसके अलावा भी अपनी व्यापारिक मानसिकता के हिसाब से वो चीन से चाय लेकर आए। चाय तो ख़ैर हमारे देश में पहले से थी, लेकिन उसको वाणिज्यिक तौर पर उन्होंने ही बागान लगा कर के यहाँ पर उसकी पैदावार की। ये सारे परिवर्तन इन्हीं यात्राओं के दौरान ही हुए। अगर यात्राएँ ना होती, तो शायद आज हमारा विकास भी नहीं हो पाता। हम एक-दूसरे से भले ही कितना नफ़रत करें, लेकिन हमें उनसे जो हम सीखते हैं, उसको भी हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि कैसे भारत की संस्कृति बदलती गई और ये सारी देन हमारे पूर्वजों की ही है। और आज भी तो हम यात्रा करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है? कभी हम कामकाज के सिलसिले में जाते हैं, कभी अपने रिश्तेदारों के घर मिलने चले जाते हैं, मित्रों के घर मिलने चले जाते हैं, या फिर कभी हम अपने मनोरंजन के लिए, पर्यटन के लिए देश दुनिया को घूमने निकल पड़ते हैं। और आज हमारे घूमने की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यूरोप के कुछ देशों ने तो हमसे हाथ जोड़ लिया है। उन्होंने तो लगातार प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है कि अब हमारे यहाँ आपका स्वागत थोड़ा-सा कम हो। क्यों? क्योंकि यात्री इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनकी जो अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली है, वो प्रभावित हो रही है। ऐसा लगता है कि वो स्थान उनका है ही नहीं, वो तो वहाँ पर पर्यटक के लिए ही बनाया गया है। और उन्हीं पूर्वजों की देन है कि आज बड़े-बड़े पर्यटक स्थल भारत की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं। बहुत सारे नगर बन गए पर्यटन वाले, जिसमें कि आगरा है, आप देखते हैं, लोग ताजमहल देखने जाते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उसका निर्माण किया। आप देखते हैं जगह-जगह स्तूप बनाए गए। अशोक ने बड़ी भूमिका निभाई इसमें। तो हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें विरासत में करके दे दी है, जिससे हम आज अच्छी खासी धनराशि कमा रहे हैं। उन्हीं की देन है ये। हमारे भोजन से लेके हमारी अर्थव्यवस्था तक आज भी उनका योगदान है। हमें एक परतंत्र राष्ट्र को आज़ाद करके दिया। ये सोचने समझने की क्षमता जो हमारी है, उसमें उनका भी योगदान है। भले ही आज हमारा जन्म किसी अच्छे परिवार में हो गया हो, लेकिन उसमें योगदान उन पूर्वजों का भी है जिन्होंने हमें एक अच्छा नाम बनाकर दिया और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हम अपने उन्हीं पूर्वजों के कंधों पर सवार होकर दुनिया देख रहे हैं। नहीं तो हम भी किसी जंगलों में अभी भटक रहे होते, हम भी ढूंढ रहे होते, किसी जानवर से अपनी रक्षा करवा रहे होते। तो इस अपनी सीरीज में, अपने इस अध्याय में हम आपसे इसके आगे अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारी ये नई सोच और ये सीरीज़ पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए। और अगर कोई और टॉपिक को आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी चैनल पर आपको और भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, मानचित्र पढ़ाया जा रहा है और इंजीनियरिंग, हाई स्कूल, इन सारे लोगों को आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए हमारा पूरा प्रयास है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।